जय हिंद दोस्त, एजुकेशन पॉइंट एजी में आप लोग का स्वागत है। तो आज कूलम्ब्स लॉ का बेहद एकदम आसान तरीका से बताऊंगा, जिससे आपको एकदम सीधे दिमाग में चला जाएगा। तो देखिए, आज इसको बहुत एकदम आसान तरीका से बता देंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो इसमें ये कूलम्ब्स लॉ कहता है कि एसी कूलम्ब्स, जो एक वैज्ञानिक था, एसी कूलम्ब्स, वैज्ञानिक का नाम क्या था, एसी कूलम्ब्स ने जब दो आवेश लिया और निर्वात वहां पे है, तो दो आवेश के बीच में कुछ दूरी लिया। मान लिया कि एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, तो इस दोनों के बीच में कुछ दूरी है। तो दो आवेश के बीच में मान लें कि अगर सजातीय हो गया तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विजातीय हो जाएगा तो आकर्षण होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों आवेश सेम है तो प्रतिकर्षण होगा, और दोनों आवेश अगर अलग अलग है तो आकर्षण होगा। तो इन सभी दोनों के आवेश के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा तो वहां पे कुछ तो जरूर फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स को ज्ञात करने के लिए कूलम्ब्स ने इस नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे कूलम्ब का नियम बोला जाता है। याद हुआ, जैसे दो आवेश, ऐसे कूलम्ब्स ने दो आवेश के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होने से जो बल उत्पन्न होगा, इस नियम, जो इस बल प्राप्त करने के लिए जो नियम का प्रतिपादन किया है, इस नियम को क्या बोला जाता है, कूलम्ब्स का नियम। और इसके अनुसार दो नियम बताया है। जो पहला नियम कहता है कि यदि बीच की दूरी, दो आवेश के बीच की दूरी स्थिर हो, यदि दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उसमें आकर्षण तथा पहला नियम ये कहता है कि यदि दो आवेश के बीच की दूरी स्थिर हो तो उसमें लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी समझा, यानी पहला नियम क्या है, दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उसके बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है, लिखाते हैं, देखिए यहाँ पे पहला नियम कहता है, देखिए आपको बोर्ड पे लिखा है, दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उसके बीच का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल यहाँ पे होगा, प्रतिकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के
समानुपाती होता है। तो वही कहता है कि दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उसके बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये परिमाण बोलिए चाहे तो फिर परिमाण तो वही रहेगा, परिमाण बोल सकते हैं। यानी परिमाण जितना आएगा वो दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका जो गुणनफल आएगा क्या रहेगा, गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी गुणनफल के दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उसके बीच का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो आकर्षण प्रतिकर्षण में जो फोर्स लगेगा यानी F लगेगा उसका समानुपाती क्या रहेगा, Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती रहेगा। यही पहला नियम यही कहता है कि दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उसके बीच का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, यानी कहने का मतलब है कि आवेश के अगर मान बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, अगर इसको परिमाण अगर घटाएंगे आवेश का मान घटाएंगे तो फोर्स भी कमेगा। तो आप ये जानते हैं कि अगर मान लें कि 1 केजी का वस्तु है तो उसमें हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, 5 केजी का वस्तु है तो उसमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे उसका परिमाण बढ़ाते रहें उसी तरह से हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो वही यहाँ पे है कि जब अगर आवेश को हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा। आप यही समझे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 किलो वजन उठा सकता है, उसमें ताकत है कि 1 किलो वजन अगर उसमें 5 किलो के अगर 5 किलो वस्तु हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा फोर्स और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे है कि जब अगर आवेश का परिमाण अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। ये पहला नियम यही कहता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि दो आवेश का परिमाण यदि स्थिर हो यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हो, यदि दो आवेश का परिमाण यदि स्थिर हो, चलिए अगर ऐसे नहीं करे तो यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, ये वाला ठीक रहेगा। आपको बुक में यही लिखा हुआ कि दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि दो आवेश के परिमाण यदि स्थिर हो तो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये पहला नियम था, तो इसको करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, इसको रहने दीजिए यहाँ पे। और दूसरा नियम क्या कहता है कि दो यदि यह परिमाण स्थिर हो तो उसके बीच का बीच का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानु देखिए दूसरा नियम कहता है कि दो आवेश के परिमाण यदि स्थिर है तो उसके बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है तो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको फिगर के सहायता से देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ पे है, तो देखिए इसके बीच की दूरी कुछ तो है R है। तो वही कहता पहला नियम में क्या कहता है कि जो इसमें जो F लगेगा, मान ले इसमें F लगेगा इसमें F लगेगा, तो इधर खींचेगा चाहे ये वाला इधर खींचेगा। अगर मान ले कि विजातीय यानी अलग अलग आवेश का रहेगा तो दोनों आकर्षण हो जाएगा। अगर सेम आवेश का रहेगा तो फोर्स किधर लग जाएगा,
इधर का मान लग जाएगा। यानी आप लोग नॉर्थ और साउथ देखे हैं कि जब अगर नॉर्थ में सटाते हैं तो चुंबक अलग हट जाता है, नॉर्थ साउथ में सटाते हैं तो आसानी से चिपक जाता है। तो सेम यही वाला है कि अगर मान लिया जाए कि इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव रहेगा तो किधर भागेगा, फैले भागेगा। अगर मान लीजिए इधर पर नेगेटिव इधर पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो उसमें जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए इतना दूरी पे है और यहाँ r है, तो यहाँ से आकर्षण करने में इस दूरी पे रखा हुआ वस्तु तो इन दोनों के आकर्षण करने में आपको कितना फोर्स लगेगा। और ये अगर मान लिया जाए कि यहाँ इतना दूरी पे है तो इसको हटाने के लिए कितना फोर्स लगेगा। दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी में कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि पहला में यही बताया कि दूरी स्थिर हो, दूरी के हमको कभी चेंज नहीं करना है। तो अगर मान लो कि विजातीय ध्रुव रहेगा तो आकर्षण करेगा, तो ये बीच की जो दूरी है ये दोनों का आकर्षण करने में सटाने में कितना फोर्स लगेगा। या तो फिर अगर मान ले कि दोनों सेम आवेश का, तो दोनों सेम आवेश का है तो क्या होगा, इस बीच की दूरी से हटने के लिए यानी फैले हटने के लिए आपको कितना फोर्स की जरूरी पड़ेगा। तो वही ज्ञात करने के लिए ऐसे कूलॉम्स ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, उसे कूलॉम का नियम कहते हैं। और ये है यही था। तो देखिए पहला नियम के अनुसार क्या कहा, पहला नियम के अनुसार कहा कि जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये पहला नियम के अनुसार हो गया। और दूसरा नियम के अनुसार क्या कहता है, ये पहला नियम के अनुसार हुआ। और दूसरा नियम के अनुसार कहता है कि दो आवेश के परिमाण यदि स्थिर हो, यानी ये दोनों में कोई चेंज नहीं करना, Q1 और Q2 में कोई चेंज नहीं करना, तो उसके बीच की दूरी यानी जो r है, बीच की दूरी का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा के अनुसार देखा जाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होगा तो उसको जो समानुपाती उसके बीच की दूरी की क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये सेकंड नियम के अनुसार ये हो गया। और फर्स्ट पहला वाला इसके अनुसार, तो इसको समीकरण मान लिया जाए कि फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो देखिए अब इसको आगे क्या होता है, चलिए फिगर तो समझ में आ गया होगा। अगर फिगर समझ तो फिर से देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए इसको सिद्ध करते हैं। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर चलेंगे तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखे हैं तो एक जो समानुपाती रहेगा से Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अरे Q1 into Q2 बटा R स्क्वायर, तो समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू ले लिए माने बराबर कर दें, तो एक कांस्टेंट वैल्यू क्या लेंगे, K ले लेंगे। यानी Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? यानी जब कांस्टेंट जब समानुपाती को हटाना रहता है तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है, वो जरूरी नहीं कि K ही ले लेंगे, कुछ और भी आप ले सकते हैं अपना मर्जी से। बस खाली यहाँ पे बराबर हटाने के लिए यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं। तो K कांस्टेंट लिया जाता है, आसान थोड़ा लिखने पड़ता है, तो A भी लिख सकते हैं, B A to Z कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए तो यहाँ F बराबर क्या हो गया, K Q1 into K2। तो हमको K के तो पता अभी नहीं है, K ही के तो हमको वैल्यू निकालना है। मेन हमको क्या था, हमको यही तो दिखाना था कि जो दो आवेश है उसके दो आवेश के बीच की दूरी हमको पता है तो कितना फोर्स से आकर्षण करेगा चाहे तो फिर प्रतिकर्षण करेगा, यही तो हमको निकालना था। F बराबर K into Q1 और Q2 बटा R स्क्वायर। तो यही बोला कि हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, K का वैल्यू निकालना। अगर K का वैल्यू हमको पता चल जाएगा तो यहाँ पे पुट करते हैं तो डायरेक्ट हमको क्या निकल जाएगा, फोर्स बराबर निकल जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा है दो आवेश के बीच में, कितना फोर्स आकर्षण करने में चाहे तो फिर प्रतिकर्षण करने में कितना फोर्स लगेगा। वही हमको K का वैल्यू पहले निकालना है। तो देखिए अगर K बराबर हम निकालने तो यहाँ K बराबर देखिए तो K बराबर क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F R स्क्वायर बटा Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब इसको ये देखते हैं, अब K का ऐसा मात्रक देख लेते, मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ दे कि K का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा। तो K का अगर ऐसा मात्रक देखें तो यहाँ पे देखिए तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन हो जाता है, फोर्स का न्यूटन। वही R क्या है, अभी तुरंत बताएं कि Q1 और Q2 जो है इसका बीच की दूरी है,
तो बीच की दूरी है, तो दूरी के किस से नापते हैं, मीटर से नापते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है, तो एक कूलम इसके लिए, एक कूलम इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 को, तो इतना हो गया। यानी k का जो वैल्यू आया, यहाँ पे देखिए कि k का जो ऐसा मात्रक हमको मिल गया, k का ऐसा मात्रक कितना मिल गया, k का ऐसा मात्रक, या इसको देखिए, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, से इनवर्स 2 मिल जाएगा हमको। ये है इसका ऐसा मात्रक मिल गया। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। ये ऐसा मात्रक बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर प्रयोग द्वारा हमको पाया गया है, तो जो एक्सपेरिमेंट करके वैज्ञानिक जैसे कुलाम में किया होगा, ये जब कुलाम एक्सपेरिमेंट किया है तो k का वैल्यू एक निकाला है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो यहाँ पे k आया है, इसका एक वैल्यू बताया है। ये जो k का जो वैल्यू रहेगा, k का वैल्यू रहेगा 9 गुने 10 के पावर 9। अब देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, अब इसका ऐसा मात्रा क्या है, तो ऐसा मात्रा कौन वाला है, ये वाला है। तो ऐसा मात्रा के साथ लिखेंगे, तो ऐसा मात्रा को लिख दीजिए यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, इतना हो गया। चलिए अब देखिए कि एक और प्रयोग द्वारा दिखाया गया था कि जो k बराबर होता है, k बराबर होता है क्या, एक को k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना एगो k बराबर होता है। एगो k बराबर क्या होता है, k का वैल्यू इतना 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर से इनवर्स, और एक k का वैल्यू होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे समीकरण मान सकते हैं, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे 3, अब इसको समीकरण 4 मान सकते हैं। तो देखिए तो समीकरण और समीकरण एक समीकरण यहाँ मान लीजिए, चूंकि यहाँ पे काम आवेगा, तो इसको समीकरण सेकंड थर्ड मान लीजिए, समीकरण इसको थर्ड मान लिए, तो इसको कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। और यहाँ पे ये समीकरण 5 हो गया। तो देखिए अब समीकरण 4 और 5 से चल जाते हैं, तो समीकरण 4 और 5 से देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों जब ई दोनों बराबर है, तो क्या ई दोनों बराबर नहीं होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर से इनवर्स 2, इतना हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पे k का ऐसा मात्रा ये हो गया, तो k का वैल्यू जो है किस में रहेगा, कूलम में रहेगा। तो चलिए इसको पहले इसको सोल्व करके देखते हैं कि सोल्व करने के बाद में कितना आवेगा। तो अगर मान लें कि एप्सिलॉन नोट हमको मिलियन में निकालना है, इसमें वेरिएबल नंबर कौन है, एप्सिलॉन नोट है, तो एप्सिलॉन नोट के हमको वैल्यू यहाँ पे निकाल देना है। तो चलिए एप्सिलॉन नोट बराबर अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला उधर चलेगा और ये फिर नीचे चला गया, तो यानी 1/4 पाई गुने 9 गुने 10 के पावर 9, और जो इसका लिखा हुआ है अब देखिए, तो इसको बाटा में लाए हैं, तो बाटा में लाए हैं तो ई वाला ऊपर जाएगा, ये वाला भी ऊपर जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो ई दोनों माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा। न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2 और से 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी देखना, तो ये हो गया इतना। और जब इसको अगर सोल्व करें, इसका परावैद्युतता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युतता। जब इसको अगर सोल्व हम करें, इसको सोल्व करने से हमको मिल जाएगा 8.854 into 10 to the power -12, और ये वाला तो जो बते रह जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स से के पावर 2, इतना ही आपको मिल जाएगा।
ठीक है। जो ई नोट इसको क्या बोलते हैं, ई नोट पारा वैद्युतता बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, पारा वैद्युतता बोल देते हैं। या तो फिर एक इसका जैसा मात्रा का एक और होता है, इसको यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक एफ बराबर, एक एफ बराबर क्या हो जाता है फ्राइडे में इसको भी अगर देखें तो एफ में भी इसका आंसर आता है। तो एफ में भी कहीं पे दे सकता है कि एफ जो एफ चलिए यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसको प्रवैधुता कहते हैं। चलिए इसको डायमेंशन लिख लेते हैं, तो ऐसा मात्रक मिल गया। अब डायमेंशन इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए इतना तो ही हुआ है, अभी पूरा हमको क्लियर नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा रह लेते हैं। चलिए इतना आ गया। अब आप देखिए कि एप्सिलॉन का ऐसा मात्रक हो गया। अब इसका डायमेंशन थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू मिल गया, यानी k का वैल्यू हमको कितना मिल गया था, k का वैल्यू याद रखना है, k का वैल्यू कितना है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसका ये मिल गया। अगर मान लें कि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो एप्सिलॉन का कितना वैल्यू रखना है, ये वाला वैल्यू लिखना है। एप्सिलॉन नॉट जो आएगा से कितना वैल्यू लिखाएगा, ये वाला लिखाएगा। और k का वैल्यू अगर मान लें कि कहीं पे k बैठाना है तो 9 × 10 के पावर 9 वाला बैठा देना है। तो देखिए तो यहाँ पे इसको याद रखना है कितना होता है। चलिए इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का पहले ये सा मात्रा क्या है, इस मात्रा का पहले देख लेते हैं कि ये क्या था, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स 2 है और c के कूलम है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कूलम स्क्वायर मीटर के इनवर्स 2। अब यहाँ न्यूटन लिख सकते हैं। तो न्यूटन किसका होता है, न्यूटन जो होता है सब फोर्स का होता है। तब फोर्स बराबर पहले देख लेते हैं कि फोर्स बराबर होता कैसे है। तो a बराबर क्या हो गया, m a हो गया। जो m मास हो गया, तो ये तो m जो कहते रहेगा वो त्वरण की क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए तो न्यूटन के जगह पे e वाला हम लिख सकते हैं, लेकिन तो मास तो हो गया, तब मीटर की जगह पे आप लिखिए मीटर की जगह कूलम। चलिए कूलम का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी आप पढ़े हुए हैं कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो जब Q बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, ठीक है। तो कुल I Q है, Q होता है, Q का ऐसा मात्रक यानी आवेश का ऐसा मात्रक कूलम हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम हो गया, धारा का ऐसा मात्रक एम्पीयर, और T है तो T के टाइम जो कहते रह जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बैठा देते हैं, ये आपको रफ में हो गया। अब देखिए यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ गया, a t स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दीजिए। अब यहाँ क्या है, मीटर इनवर्स 2, और बटा में क्या आया है, बटा में आया है यहाँ पे मास है, ये मास हो गया। और 1 मीटर यहाँ पे है, चलिए 1 मीटर यहाँ पे लिख देते हैं। और a से सबसे नीचे है, तो a से सबसे नीचे है तो उसके लिए क्या बैठा देते हैं, t बैठा देते हैं। टाइम हो गया, तो इसको ऊपर करिए, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर टे ऊपर से लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और a मास हो गया -1, और m कितना हो जाएगा, देखिए तो m एगो यहाँ और दूगो यहाँ, तो m की कितना हो जाएगा, मीटर इनवर्स 3। यानी यही आपको क्या मिल गया। तो अब डायमेंशन कैसे मिल रहेगा, n में रहेगा, तो n हो गया। यानी अगर इसको डायमेंशन देखें, इसी का तो डायमेंशन है ये ना, तो प्रभावशीलता का डायमेंशन समझ में आया। यानी यहाँ खाली पुट कर देना है कि F न्यूटन बराबर फोर्स फोर्स होता है, F होता है उसका वैल्यू m होता है, m तक मास ही हो गया और त्वरण मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो वही यहाँ पे बैठा दिए, न्यूटन की जगह m मास हो, m से मास हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे नीचे है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये स्क्वायर टोटल पे है यहाँ पे। तो t नीचे है, 2 और ऊपर है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ
मल्टीप्लाई कर दिया और ए का स्क्वायर कर देंगे और ए मास है तो मास के ऊपर कर दिए और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है लंबाई का डायमेंशन एल होता है और कैपिटल एल होता है एल से लिखते हैं तो 2 को यहाँ था यानी इसके लिए क्या मीटर के लिए एल लिखते हैं अब 1 मीटर यहाँ तो 3 हो गया तो एल से -3 हो गया यानी ये आपका क्या हो गया ये इसके लिए ये डायमेंशन हो गया। चलिए अब देखिए तो हमको k का वैल्यू कितना मिल गया था k का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए तो k का वैल्यू समीकरण 3 में बैठा देते हैं जो k का वैल्यू है तो समीकरण 3 में पुट करने पर समीकरण 3 में पुट किया ठीक है तो समीकरण 3 में देखिए यहाँ पे यानी जो a बराबर आया था k था तो k का वैल्यू कितना बैठा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और q1 q2 बटा r स्क्वायर यही आपका फोर्स निकल के आएगा यानी दो आवेश के बीच की दूरी है अगर कुछ भी है तो आवेश की जगह पे इतना बैठा देना है बीच की दूरी पे इतना बैठा देना है और आवेश जो रहेगा आवेश की जगह पे इतना बैठा देना है और ये वाला वैल्यू तो कांस्टेंट में रहेगा जो कहते हैं बैठा और एप्सिलॉन नॉट के यहां से बैठा देना है एप्सिलॉन नॉट के अभी आया था 8.854 × 10⁻12 और जो ऐसा मात्रक रहेगा ये समांतरक वहां बैठा देना है यही फोर्स हमको कहा हो जाएगा कर्षण चाहे तो फिर प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा ठीक है। ये था आपका कूलॉम्स का नियम लॉ। चलिए अब देखिए एक एकांक सदिश एकांक आवेश देखते हैं कि एकांक आवेश क्या होता है। तो एकांक आवेश कहने का मतलब है कि एक सभी का मान लेना है एक q1 बराबर भी 1 मान लेना है q1 बराबर भी 1 कूलम q1 बराबर q2 और सब के बराबर में कितना मान लेना है 1 कूलम मान लेना है और r के जो वैल्यू है से r का 1 मीटर मान लेना है। तो देखिए एकांक आवेश कहने का मतलब है कि एकक यूनिट सबों को ले लेना है तो हमको किसका वैल्यू निकलेगा एक कांस्टेंट जो k का वैल्यू है उसका निकल जाएगा। तो देखिए तो f बराबर होता क्या है कि f बराबर क्या होता है k इनटू q1 q2 बटा और स्क्वायर होता है। तो चलिए एकांक आवेश लिए हैं तो इसको पुट कर देते हैं तो जब पुट करेंगे तो k का वैल्यू अभी तुरंत आया था k का वैल्यू कितना आया था 9 × 10⁻9 आया था और न्यूटन लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ q1 और q2 तो k का वैल्यू हो गया से इनवर्स 2 अब यहाँ पे देखिए मीटर हो गया और q1 अब देखिए तो पहले से था और यहाँ पे देखिए तो 2 का q1 है तो 2 का q1 है तो इसके लिए स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। इसके लिए स्क्वायर तो एक का पूरा कितने थे सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बटा में क्या है r स्क्वायर है तो r का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो अगर इसको बटा में करेंगे इसको जब प्लस में करेंगे तो बटा हो जाएगा तो ये से ये कैंसिल हो गया यहाँ से मीटर कैंसिल हो गया यानी जो f का वैल्यू निकाल के आएगा से 9 × 10⁻9 न्यूटन है। यानी कहने का मतलब है कि एकांक आवेश पे इकाई दूरी पे अगर कोई आवेश रखा जाए एकांक आवेश के इकाई दूरी पे अगर रखा जाए तो उसमें फोर्स कितना आपको देखने को मिलेगा 9 × 10⁻9 न्यूटन हमको देखने को मिलेगा। यानी एकांक आवेश में इतना आपको देखने को मिलेगा जो हमेशा फोर्स F बराबर वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको 9 × 10⁻9 न्यूटन का जब एकक लेंगे तब q1 का वैल्यू भी 1 लेंगे q2 का वैल्यू 1 लेंगे और r की जो दूरी रहेगा सो 1 मीटर पे रहेगा तो उसके लिए जो फोर्स रहेगा सो कितना लग जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन का ये फोर्स कार्य करेगा उस पे ठीक है। तो देखिए
तो क्या हो गया, देखिए तो यहाँ पे जो इतना आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दोनों बराबर कैसे आ गया, जब दोनों आवेश का वैल्यू कैसे बराबर आ गया। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जब दोनों का वैल्यू एक है तो यानी क्या हो जाएगा, सजातीय हो जाएगा, यानी दोनों पे आवेश क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये प्लस है तो ये भी प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी दोनों के आवेश क्या रहेगा, एक रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों सजातीय हो जाएगा। और देखिए ये कूलाम जो है, ये जो C का जो वैल्यू है, C कूलाम जो है, कूलाम एक बहुत बड़ा ऐसा मात्रक है। तो इसको बड़ा में नहीं दिखाते हैं क्योंकि बड़ा ऐसा मात्रक है तो उसके लिए बड़ा अति भी दिखाना पड़ेगा। यानी जैसे मान लें कि 1000 के, तो 1000 के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसी तरह से कूलाम से भी क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है, तो उसको छोटा रूप में दिखा देते हैं, माइक्रो में दिखा देते हैं, या तो फिर नैनो कूलाम में दिखा देते हैं। यानी 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 और 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इस रूप में दिखाते हैं इसको, यानी इतना माइक्रो कूलाम, इतना यानी माइक्रो कूलाम, इसको इस नैनो हो जाएगा, एन सी हो जाएगा, यानी इस रूप में हम दिखाते हैं। क्योंकि कूलाम जो होते हैं बहुत बड़ा मात्रा है तो इसको छोटा रूप में दिखाने के लिए माइक्रो या तो फिर नैनो कूलाम से इसका डिनोट बता दिया जाता है। चलिए अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश का प्रभाव होता है, कितना नंबर होता है, उसके देख लेते हैं। जैसे एक ई की संख्या, यानी आप जानते हो कि जो Q बराबर होता है ऐसे क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है, ठीक है। तो एक कूलाम पे इलेक्ट्रॉन के आवेश पे, एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन का आवेश रहता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, एक कूलाम रखना है। तो चलिए एक कूलाम रख दिए। अब यहाँ पे हमको नंबर निकालना है कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की जब वो होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है, कितना होता है, एक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, इतना होता है। तो वही देखते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। ये तो आवेश था, हमको किसको निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन आवेश पे कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो n बराबर निकालना है हमको। तो n, तो e का वैल्यू आवेश को यहाँ बैठा देना है। तो आवेश बैठाइए इनटू 1.6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -19 कूलाम हो जाएगा। अगर नंबर आपको निकालना है तो नंबर निकालना है तो 1, देखिए कूलाम से कूलाम खत्म हो जाएगा, तो 1 बटा कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। सिर्फ नंबर में तो कोई ऐसा मात्रा होगा नहीं। तो जब n बराबर निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाता है इसका, 6.25 × 10⁻⁻ आपका हो जाएगा 18। ये नहीं क्वेश्चन निकल के आ गया हमको, ये संख्या निकल के आ गया कि जब एक कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन आवेश से जब प्रवाह करते हैं तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाह होता है, 6.25 × 10⁻18। यानी ये संख्या निकल गया तो इसके साथ